नमस्कार, स्वागत है आप सभी का देवभूमि समाचार में। मैं आपके साथ निकिता कश्यप। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। उत्तराखंड में आज से शहीद सम्मान यात्रा 2.0 की शुरुआत हो गई है। आपको बता दें कि इस यात्रा का उद्देश्य है राज्य के 72 शहीदों के आंगन की मिट्टी एकत्रित कर उसे सैन्य धाम में स्थापित करना है। तो वहीं यह मिट्टी न केवल शहीदों के बलिदान की प्रतीक होगी बल्कि सैन्य धाम को श्रद्धा का केंद्र भी बनाएगी। बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यात्रा की शुरुआत करते हुए कहा कि शहीदों के सम्मान की यह यात्रा राज्य और देश के युवाओं को यह स्मरण जो है वो कराएगी कि देवभूमि ने भी भारत माता की सेवा में सर्वोच्च बलिदान दिया है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि सैन्य धाम केवल एक स्मारक नहीं बल्कि भावी पीढ़ियों के लिए प्रेरणा का स्रोत भी बनेंगे। यहां आने वाले युवा देशभक्ति की भावना से ओतप्रोत होंगे और शहीदों की गाथाएं उन्हें राष्ट्र सेवा के लिए भी प्रेरित करेंगी। उन्होंने बताया कि शहीद सम्मान यात्रा 2.0 में जिन 72 वीर सपूतों की मिट्टी लाई जाएगी उन्हें सैन्य धाम में पूरे सम्मान के साथ स्थान दिया जाएगा। देवभूमि और वीरभूमि उत्तराखंड देवभूमि भी है और वीरभूमि भी है। उत्तराखंड राज्य से देश के लिए हर एक युद्ध में देश के लिए अपना बलिदान देने वाले रणबांकुरों की संख्या बहुत बड़ी संख्या में है और उनके सम्मान में हमने पहले भी यात्रा निकाली थी। प्रथम चरण की यात्रा पूरे राज्य के अंदर निकली थी। हर शहीद, हर बलिदानी के जिन्होंने देश के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है उनके आंगन की मिट्टी हमारे जो सभी बलिदानियों की स्मृति में बनने वाला, सैनिकों की स्मृति में बनने वाला सैनिक धाम है जो देहरादून के गुनियाल गांव में बन रहा है और अंतिम चरण में उसका काम है। लगभग निर्माणाधीन कार्य पूरा हो गया है। वहाँ पर उनके आंगन की पावन माटी उनके स्मरण में वहाँ ले जाई गई थी। लगभग 1700, पहले चरण में 1600 के लगभग और दूसरे चरण में 71 हमारे वीर नरबांकुरों के आंगन की मिट्टी वहाँ जा रही है और ये सब हमारे उन बलिदानियों को समर्पित है जिन्होंने देश की सीमाओं पर अपना बलिदान दिया है। और ये सैनिक धाम जो हमारा बन रहा है ये इस बात का स्मरण हमें हमेशा दिलाता रहेगा, हमारी नई पीढ़ी को, कि देश के लिए इन्होंने अपने प्राणों का बलिदान दिया है, अपना सर्वोच्च बलिदान दिया है। हम उनको हमेशा नमन करते हैं। हमारी आने वाली पीढ़ियां उनको हमेशा अपने स्मरण में रखें और उनकी राष्ट्रभक्ति से प्रेरित होकर देशभक्ति, राष्ट्रभक्ति के लिए हमेशा तत्पर हो, हमेशा अग्रसर हो, हमेशा आगे बढ़े और उनके मन में हमेशा राष्ट्रवाद गूंजता रहे। आज शहीद सम्मान यात्रा का द्वितीय चरण आज शुरू हो रहा है और आज मेरी ये यूनिट जिसमें मैंने रहकर देश की सेवा की, फोर्टिन गढ़वाल का मेरे साथ का नौजवान राहुलमैन नरेश उनियाल जो कि ऑपरेशन मेघदूत में सियाचिन में शहीद हुआ था, उसके आंगन की पवित्र माटी को हम लेकर जा रहे हैं। शहीद का सम्मान करना हर देशवासी का कर्तव्य है और आज मुख्यमंत्री जी भी इस कार्यक्रम की शुरुआत यहाँ से कर रहे हैं क्योंकि जब हमने पिछली बार शहीद सम्मान यात्रा निकाली थी तो हमारे 39 शहीदों के पते नहीं मिले थे, कुछ लोग छूट गए थे और उसके बाद 32 लोग आज शहीद हुए हैं। उसके बाद में तो 71 लोगों के आंगन की पवित्र मिट्टी को हम एकत्रित कर रहे हैं और इन सब लोगों को 5 अक्टूबर को लैंसडाउन जो गढ़वाल राइफल का रेजिमेंटल सेंटर है वहाँ पर ताम्रपत्र देकर सम्मानित किया जाएगा और उसके बाद क्योंकि इनके नाम सैन्य धाम में अंकित किए जाएंगे क्योंकि हम शीघ्र ही सैन्य धाम का लोकार्पण करने जा रहे हैं। तो हम उससे पहले चाहते हैं कि इन सब के वीरों के नाम जिन्होंने देश के लिए कुर्बानी दी है वहाँ पर अंकित हों। और आज जब मैं इस परिवार में गया, क्योंकि ये मेरा अपना परिवार है, हम जब फौज में थे एक साथ सोते थे, फुटबॉल खेलते थे और उनके घर वाले मुझसे चिपट कर रोने लगे कि मंत्री जी आपने हमारे बेटे को सम्मान दिलवाया है। तो मैंने कहा आपका
बेटा जरूर है, लेकिन वो पूरे देश का बेटा है, वो देश के लिए शहीद हुआ है। और आज उसकी शुरुआत जवान के घर से पवित्र माटी लेकर हम कर रहे हैं। मैं एक बार नरेश को अपने श्रद्धा स्मृत करता हूँ, नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने हाल ही में युवाओं के द्वारा किए गए प्रदर्शन और नारेबाजी पर प्रतिक्रिया दी है। आपको बता दें कि उन्होंने कहा कि यह युवाओं को तय करना होगा कि उनका नेतृत्व कौन कर रहा है। वे लोग जो कभी खुद किसी भर्ती परीक्षा में नहीं बैठे हैं और केवल राजनीतिक मकसद से युवाओं को भटका रहे हैं। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि राज्य सरकार युवाओं के भविष्य के लिए लगातार कार्य कर रही है और अब तक 25,000 से जो ज्यादा युवाओं को रोजगार दिया जा चुका है और इसके अलावा नकल माफिया को जेल भेजकर भी पारदर्शिता को प्राथमिकता दी गई है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यह भी कहा कि भर्ती परीक्षा से संबंधित जो एक मामला सामने आया है उसकी जांच के लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। जांच हाईकोर्ट के एक सेवानिवृत्त न्यायाधीश की निगरानी में की जाएगी ताकि निष्पक्षता बनी रहे। तो वहीं मुख्यमंत्री ने आम जनता और खासकर कि युवाओं से अपील की है कि यदि उनके पास पेपर लीक या फिर नकल से जुड़ी कोई भी जानकारी या तथ्य हो तो वे तत्काल एसआईटी से संपर्क करें ताकि सच्चाई सामने लाई जा सके और दोषियों को सजा दी जा सके। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। ये तो हमारे राज्य के उन छात्र छात्राओं को, उन अभ्यर्थियों को जिन्होंने अब परीक्षाओं में भाग लेना है, परीक्षाओं की तैयारी करनी है, यह आंदोलन क्या ऐसे स्वनाम धन्य ऐसे नेता जो कहते हैं कि हम बेरोजगारों के नेता हैं लेकिन किसी रोजगार की परीक्षा में भाग नहीं लेते हैं। ये छात्रों को तय करना है कि उनको अपना भविष्य किस दिशा में ले जाना है। राज्य की सरकार हर एक उस छात्र के साथ, उस छात्रा के साथ, उस परीक्षा में भाग लेने वाले हमारे नौजवानों के साथ है। उनके हित में हमने अनेक निर्णय लिए हैं। 25,000 नियुक्तियां अभी तक निष्पक्षता और पारदर्शिता के साथ संपन्न हुई हैं। किसी भी परीक्षा में कोई प्रकरण नहीं आया है। एक प्रकरण आया है, उसके लिए एसआईटी का गठन कर दिया गया है। सेवानिवृत्त उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की देखरेख में ये पूरी कमेटी काम करेगी। किसी के पास भी कोई तथ्य होगा तब तक 1 माह के लिए परीक्षा स्थगित की गई है। इसलिए मैं सभी अभ्यर्थियों से, प्रतियोगी परीक्षाओं में भाग लेने वाले सभी अपने युवा भाई बहनों से भी कहना चाहता हूं, उनके माता पिता अभिभावकों से भी कहना चाहता हूं, उनके भविष्य को लेकर हम बहुत सजग हैं। हमने पहले भी जो निर्णय लिए हैं उनके हित में लिए हैं। आगे भी इस जांच रिपोर्ट के आने के बाद अगर कहीं पर भी कोई कमी पाई जाएगी तो छात्रों के हितों के साथ किसी भी प्रकार का कोई समझौता नहीं किया जाएगा। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सहस्त्रधारा क्रॉसिंग पहुंचे और जहां उन्होंने व्यापारियों से जीएसटी की नई दरों को लेकर चर्चा भी की। आपको बता दें कि इस दौरान वे व्यापारिक समुदायों की समस्याओं और सुझावों को समझने में जुटे और जहां मुख्यमंत्री ने व्यापारिक हितों को ध्यान में रखते हुए सरकार की नीतियों को बेहतर बनाने का आश्वासन भी दिया। खबरों में आगे बढ़ते हैं। उत्तराखंड में पेपर लीक प्रकरण को लेकर पौड़ी में युवाओं ने गुरुवार को आक्रोश जताया। आपको बता दें कि मुख्य बस अड्डे से कलेक्ट्रेट तक निकाली गई रैली में बड़ी संख्या में युवा शामिल हुए और जहां कलेक्ट्रेट के सामने युवाओं ने सरकार के खिलाफ कड़ी नारेबाजी करते हुए विरोध प्रदर्शन भी किया। बताते चले कि युवाओं ने कहा कि पहाड़ी क्षेत्रों में पहले से ही रोजगार के अवसर सीमित हैं और जिससे लगातार पलायन भी हो रहा है। वे वर्षों से मेहनत कर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हाकम सिंह जैसे लोगों के द्वारा परीक्षा के लिए लाखों रुपए लेकर प्रश्न पत्रों को सोशल मीडिया पर वायरल करना बेहद ही दुखद और गैर कानूनी है। युवाओं ने मांग की है कि सरकार इस मामले को गंभीरता से लेते हुए दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करे। उन्होंने कहा है कि परीक्षा में पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करना आवश्यक है ताकि भविष्य में किसी भी उम्मीदवार के सपने के साथ खिलवाड़ ना हो। युवा नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया गया तो वे और भी बड़े स्तर पर आंदोलन करेंगे और अपनी आवाज को बुलंद करेंगे।
सरकार से मांग करते हैं कि हम दिन रात एक करके पढ़ाई करते हैं। हम एक लड़की होकर घर पे हमें सारा काम करना पड़ता है। हमारे घर वाले जो है वो मेहनत मजदूरी करके हमें पढ़ा रही है, फिर भी सरकार ये नहीं सोच रही है बच्चे दिन रात मेहनत कर रहे हैं। इस बार हमने इतनी मेहनत करी थी कि हमें लगता है हर बार कि हम पेपर निकाल देंगे। हम पेपर देते हमें लगता है कि हाँ हमने बेटर किया, बहुत अच्छा किया है। हम खुश हो जाते हैं, घर वालों को बोलते कि हाँ हमने पेपर अच्छा किया। जैसे हम घर आते तो हमें सूचना मिलती है कि पेपर लीक हो जाता है, जिससे कि हमारा मनोबल पूरी तरह से टूट जाता है। और उससे ज्यादा हमारे घर वालों, क्योंकि हम इतनी इतनी तैयारी करवा रहे हैं और ये सरकार हमारे साथ इस बार इस तरह का खिलवाड़ कर रही है। हम सरकार से ये चाहते हैं कि इस तरह का खिलवाड़ हमसे ना करे और इस पेपर को दोबारा करवाए और ये जो धांधली चल रही है उसको बंद करे। सरकार को हमारा यही संदेश है, अगर सरकार सच्चाई के साथ है, अगर युवाओं के साथ है, इस देश के नागरिकों के साथ है, तो आप पेपर दोबारा करवाने में क्यों पीछे हट रहे हो? आप क्यों डर रहे हो कि हम पेपर नहीं करवाएंगे? पेपर सिर्फ एक सेंटर से लीक हुआ है। ये हम युवा कैसे मान ले कि सिर्फ एक सेंटर से लीक हुआ है? ये तो सिर्फ युवाओं के सामने मुद्दा आया है कि एक सेंटर से लीक हुआ है। ऐसे तो ना जाने हजारों सेंटरों से पेपर लीक हुए होंगे। और इस बात की सबूत या इस बात का विश्वास इस समाज को, इस उत्तराखंड के युवाओं को कौन दिलाएगा? हमारी सिर्फ इतनी मांग है कि आप पेपर को रद्द करवाओ, आप सीबीआई जांच करवाओ, और आप युवाओं का विश्वास जीतना चाहते हो तो आपको ये करना ही पड़ेगा। निश्चित रूप से लगातार उत्तराखंड में पेपर लीक होते जा रहे हैं और परसों ही जो ये स्नातक स्तरीय भर्ती हुई थी उसमें भी ये पेपर लीक हो चुका है और मुख्यमंत्री का बिल्कुल इस पे कतई भी ध्यान नहीं है। चुनाव ये आयोग के अध्यक्ष बोल रहे हैं कि तो केवल 3 पेपर यहाँ पर लीक हुए हैं और हमें ये पता नहीं चल पा रहा है कि 3 पेपर में 12 क्वेश्चन थे। अगर उनको ये बता रहे हैं कि लीक नहीं हुआ है पेपर, तो 12 क्वेश्चन से तो किसी की भी जिंदगी अदल बदल हो सकती है। और जो एक एक नंबर से बच्चा रुक जाता है, इतनी आपदा प्रदेश में आई हुई है, बच्चे बहुत दूर दूर सेंटरों तक पहुंचे हैं, लेकिन उसके बाद जब वो पेपर देते हैं उन्हें पता चलता है कि हमारा पेपर लीक हो गया है, तो निश्चित रूप से उनके ऊपर कितना मानसिक दबाव रहता है और उनके परिवार के ऊपर कितना मानसिक दबाव रहता है। एक तरफ मुख्यमंत्री जी बोल रहे हैं कि मैंने नकल विरोधी कानून पास कर दिया है, और आज हाकम सिंह जैसे लोग जो कि 13 महीने जेल में रहने के बाद सुप्रीम कोर्ट से बेल लेके आने के बाद फिर से अपने काम पे लग चुका है, 15-15 लाख में पेपर दे चुका है। खबरें लगातार जारी रहेंगी, फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तराखंड में शिक्षक प्रमोशन और प्रधानाचार्य के पदों पर सीधी भर्ती को लेकर प्रदेश भर के शिक्षक सरकार के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे हैं। आपको बता दें कि शिक्षकों की मांग है कि प्रधानाचार्य के पदों की सीधी भर्ती को तत्काल बंद कर 100% पदोन्नति के आधार पर खाली पदों को भरा जाए। तो वहीं कई शिक्षकों ने इस मुद्दे की गंभीरता को जताते हुए प्रधानमंत्री को खून से खत तक भेजे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वर्षों से सेवा दे रहे शिक्षकों की उपेक्षाकार सीधी भर्ती से पद भरना उनके भविष्य के साथ अन्याय है। तो वहीं शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि एलटी ग्रेड के 2800 शिक्षक और 850 प्रधानाध्यापक के पदों के प्रमोशन से संबंधित मामले न्यायालय में लंबित हैं, क्योंकि कुछ शिक्षकों ने स्वयं कोर्ट का रुख किया है। उन्होंने स्पष्ट किया है कि यदि कोर्ट केस वापस ले जाए तो सरकार 1 सप्ताह के भीतर प्रमोशन की प्रक्रिया पूरी कर सकती है। तो वहीं आपको बता दें कि सरकार ने हाईकोर्ट से भी अनुरोध किया है कि विवाद सुलझाने तक प्रमोशन की अनुमति दी जाए, ताकि प्रमोशन में देरी के चलते कई शिक्षक समय से पहले स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति से चल रहे हैं। और जहां पर आपको बता दें कि टिहरी के मुख्य शिक्षक अधिकारी एसपी सेमवाल के इस्तीफे को भी भेज दिया गया है, और जहां पर इस मुद्दे की गंभीरता को भी यह पूरे तरीके से दर्शाता है। मैं आप लोगों से बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया है। आप देख रहे होंगे कि एलटी से लेक्चरर लगभग हमारे 2800 टीचरों के प्रमोशन हुए। ये बात मैंने अंदर भी किया और आपके सामने भी कह रहा हूँ। लगभग 850 हमारे हेड मास्टरों के प्रमोशन होने हैं, जो कि हाई स्कूल में प्रधानाचार्य बने। ये दोनों मामले जो है कोर्ट में लंबित हैं, और ये इसलिए लंबित हैं कि हमारे लगभग 400 से ज़्यादा टीचर जो है कोर्ट में। मैं फिर कह रहा हूँ आप लोगों से कि मैंने सभी शिक्षकों से निवेदन किया है कि आप लोग न्यायालय से अपने जो है वाद अगर वापस ले लेंगे तो हम 1 हफ्ते में सबके प्रमोशन करेंगे, क्योंकि शिक्षा विभाग के हाथ बंधे। हमने माननीय न्यायालय से ये भी निवेदन किया है कि अगर शिक्षक लोगों के विवाद, जो उनके प्रमोशन के विवाद, ये जब तक सॉर्ट आउट नहीं होते हैं तब तक आप हमको अंतरिम प्रमोशन करने की अनुमति दीजिए। इस पे आज हमारे हाई कोर्ट में निर्णय होना है, और मुझे लगता है जैसे निर्णय होगा वैसे फिर आप आगे बढ़ जाएंगे।
सरकार शिक्षकों के साथ है। हम चाहते जैसे बेसिक में अगर दिक्कत नहीं है तो हमें सबके प्रमोशन कर दें, जूनियर में कहीं दिक्कत नहीं है हमें सबके प्रमोशन कर दें। देखिए आप लोग, जब से मैं शिक्षा मंत्री बना हूँ, मैं कभी भी आप देख रहे होंगे कि मैं शिक्षक नेताओं के साथ भी बैठता हूँ, शिक्षक संगठनों के साथ भी बैठता हूँ, हर बार टीचरों के साथ खड़ा रहता हूँ। और मैं फिर कह रहा हूँ कि सरकार की तरफ से कोई दिक्कत इसमें नहीं है। उत्तराखंड उच्च न्यायालय के आदेश के बाद 2017 के बाद पंजीकृत टैक्सी वाहनों की नैनीताल नगर में प्रवेश पर रोक लगा दी गई है। आपको बता दें कि इसी क्रम में बीते दिन जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के द्वारा बड़े पैमाने पर चालानी कार्रवाई भी की गई। इस कार्रवाई में टैक्सी चालकों के ऊपर 5-5 हजार रुपए तक के चालान लगाए गए हैं। और जैसे कि टैक्सी यूनियन में भारी आक्रोश देखने को मिल रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि तल्लीताल में आयोजित एक बैठक में टैक्सी की यूनियन अध्यक्ष रमेश जोशी ने प्रशासन पर उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि बाहर से आने वाले पर्यटक वाहनों पर कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जबकि स्थानीय टैक्सी चालकों को ही निशाना बनाया जा रहा है। तो वहीं यूनियन ने यह भी बताया कि कई टैक्सी वाहन 15 साल से भी पुराने होने के बावजूद परमिट नवीनीकरण के लिए तैयार है, परंतु नगर में नो एंट्री की मोहर लगाकर उन्हें अंदर प्रवेश नहीं दिया जा रहा है। यदि प्रशासन ने जल्द ही समाधान नहीं किया तो वे प्रदेश भर में टैक्सी यूनियनों के साथ अपने आंदोलन को और भी तेज करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर चल रहे स्वच्छता ही सेवा पखवाड़े के अंतर्गत एक दिन एक घंटा एक साथ मुहिम को सफल बनाने के लिए केंद्रीय संचार ब्यूरो की तरफ से नैनीताल ने रविवार को एक विशेष स्वच्छता श्रमदान अभियान आयोजित किया गया, और जिसमें कि आपको बता दें कि यह आयोजन ऐतिहासिक DSA फ्लैट्स मैदान में हुआ, और जिसमें कि नगर पालिका, स्थानीय नागरिकों, पर्यटकों और विभिन्न सामाजिक संगठनों ने भी बढ़ चढ़कर भाग लिया। बताते चले कि कार्यक्रम के मुख्य अतिथि नगरपालिका अध्यक्ष डॉक्टर सरस्वती खेतवाल रही, तो वहीं उनकी अगुवाई में सभी उपस्थित जन समूहों ने एक स्वच्छ और सुंदर नैनीताल की शपथ ली, और उसके बाद पूरे मैदान की सफाई भी की गई। बताते चले कि प्लास्टिक और अन्य ठोस कचरे को प्राथमिकता से हटाया गया है। तो वहीं CBC नैनीताल की नोडल अधिकारी श्रद्धा गुरुरानी तिवारी ने बताया कि यह मुहिम उनके पूर्व में चलाई जा रही थी, और जहां पर स्वच्छता पखवाड़ों और प्लास्टिक मुक्त नैनीताल अभियानों का यह हिस्सा है। अब खबर रानीखेत से है, जहां प्रसिद्ध रानी झील के आसपास स्वच्छता पखवाड़े के तहत छावनी परिषद में व्यापक सफाई अभियान चलाया गया। आपको बता दें कि इस अभियान में सशस्त्र सीमा बल यानी कि CSF के अधिकारी और जवान भी शामिल हुए, और जिन्होंने मिलकर झील के आसपास सफाई का कार्य किया। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण को स्वच्छ और सुंदर बनाए रखना है, ताकि स्थानीय नागरिक और पर्यटक दोनों ही इसका लाभ उठा सके। तो वहीं आपको बता दें कि कार्यक्रम में छावनी के परिषद, स्कूल के बच्चे और कर्मचारी भी सक्रिय रूप से शामिल हुए। साथ ही नगर के गणमान्य लोग भी स्वच्छता अभियान में मौजूद रहे, जिससे यह पहल और भी प्रभावी बनी। तो वहीं इस तरह की सामूहिक जिम्मेदारी से रानीखेत की प्राकृतिक सुंदरता और साफ सफाई पूरी तरीके से बनी रही। ये स्वच्छता अभियान राष्ट्रीय अभियान और स्वच्छता ही सेवा अभियान के तहत पूरे देश के अंदर पूरी सफाई व्यवस्था हो, लोग स्वस्थ रहें और जो है समाज में सफाई रहे, हमें पानी साफ मिले, वातावरण साफ मिले। इस प्रकार का ये प्रयास जो है कि इसमें समाज के अंदर एक जागरूकता अभियान के रूप में इसको लिया जा रहा है कि समाज में इसका डेमोन्स्ट्रेशन आज हो रहा है, तो उसके साथ ही जो है समाज के लोग भी इसमें जागरूक हों और वो इसमें पार्टिसिपेट करें। और एक बात है कि अपना जो है अपने घरों को साफ रखें और घरों के समाज में जो कूड़े को जो है डस्टबिनों में डालें, इस प्रकार का संदेश देने का स्टार्ट का प्रयास। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक हमने स्वच्छता पखवाड़ा का जो आयोजन किया है, इसी के तहत हम जो 25 तारीख को एक बड़ा अभियान चला रहे हैं स्वच्छता का। इसमें हमने SSB को भी इनवाइट किया है, यहाँ छावनी परिषद की स्कूल भी है, और आप देख रहे हैं कि काफ़ी रानीखेत के गणमान्य लोग भी हैं। इसीलिए तो हमारा उद्देश्य यही है कि स्वच्छता को एक जन आंदोलन बनाया जाए और सभी लोग इसमें पार्टिसिपेट करें, और जितना भी हमारा प्लास्टिक का है, कूड़ा कचरा है, उसको हम रानीखेत को फिर से सुंदर बनाएं।
खबरों में आगे बढ़ते हैं। अब खबर जनपद उधम सिंह नगर के जशपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में सेवा पखवाड़े के तहत स्वास्थ्य नारी सशक्त अभियान के अंतर्गत एक विशेष चिकित्सा शिविर का आयोजन किया गया। आपको बता दें कि इस शिविर में चिकित्सा विभाग के अधिकारी, विशेषज्ञ डॉक्टर और सर्जन भी मौजूद रहे, जहां शिविर में आने जाने वाले लोगों की निःशुल्क जाँच की गई और उन्हें फ्री दवाइयाँ भी प्रदान की गई। बताते चले कि दिव्यांग सर्टिफिकेट बनवाने की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध करवाई गई थी। तो वहीं यह भी बता दें कि यहाँ पर मुख्य चिकित्सा अधिकारी रुद्रपुर डीपी सिंह ने यह बताया कि यह केंद्र में दूसरा ऐसा चिकित्सा शिविर था जिसमें कि नेत्र रोग विशेषज्ञ, ईएनटी, स्किन सर्जन के सहित कई विशेषज्ञ डॉक्टरों ने सेवा दी है। तो वहीं यह भी बता दें कि डीपी सिंह ने यह कहा है कि इस शिविर में विशेष रूप से महिलाओं और गर्भवती माताओं पर फोकस किया गया, क्योंकि उनकी स्वास्थ्य संबंधी आवश्यकताएं अत्यंत ही महत्वपूर्ण होती हैं। सेवा पखवाड़े के तहत इस प्रकार के कार्यक्रम निरंतर आयोजित किए जा रहे हैं और भविष्य में भी ऐसे चिकित्सा शिविर लगाए जाएंगे ताकि अधिक से अधिक लोग लाभान्वित हो सके। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों की जानकारी के लिए बने रहें हमारे साथ। नमस्कार।